सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जो रिलेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस में आता है एजिंग या तो रिकन्सिलेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ एंड एग्जामिन करना है मटेरियल जनरल एंट्रीज को, अदर एडजस्टमेंट को जो कि किए गए हैं जब प्रिपेयर किए गए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द नेचर जो नेचर है एंड जो एक्सटेंट है ऑडिट एग्जामिनेशंस का जनरल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट का, वो डिपेंड करेगा कितना नेचर से कॉम्प्लेक्सिटी है एंट्रीज ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के अंदर एंड रिलेटेड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी चेक किया जाएगा उसका। सब्सटेंटिव प्रोसेस प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सेज टू द सिग्निफिकेंट रिस्क। कैसे हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा के सिग्निफिकेंट रिस्क को? तो ऑडिटर डिटरमाइन करता है, असेस करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असर्शन लेवल पे। सिग्निफिकेंट रिस्क वो क्या है? एक सिग्निफिकेंट रिस्क है। ऑडिटर परफॉर्म करता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ताकि वो रिस्पॉन्स कर पाए इस रिस्क को। अप्रोच जो होता है सिग्निफिकेंट रिस्क वो सिर्फ कंसिस्ट नहीं करता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। दोस्त प्रोसीजर सेल्स इंक्लूड, इसके अंदर टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी की जाती है। अबाव पैराग्राफ से रिक्वायर्ड किया जाता है कि जो ऑडिटर है वो परफॉर्म करेगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स एंड स्पेसिफिकली रेस्पॉन्सिव टू द रिस्क द ऑडिटर डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट रिस्क। यानी जब भी वो सिग्निफिकेंट रिस्क को डिटरमाइन करता है तो वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाता है ताकि वो रिस्पॉन्स कर पाए रिस्क को। ऑडिट एविडेंस एक्सटर्नल कन्फर्मेशन से जो मिलते हैं डायरेक्टली वो रिसीव्ड होते हैं ऑडिटर को फ्रॉम अप्रोप्रिएट कन्फर्मिंग पार्टी, यानी कन्फर्मिंग पार्टी से डायरेक्टली रिसीव्ड होता है ऑडिटर को। ये असिस्ट कर सकता है ऑडिटर को ऑब्टेन करने के लिए एविडेंस जो कि हाईली रिलायबल होते हैं। ऑडिटर को रिक्वायर्ड है कि वो रिस्पॉन्ड करेगा सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, चाहे वो फ्रॉड से हो या तो एरर से हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर ऑडिटर आइडेंटिफाइड करता है कि जो मैनेजमेंट है वो प्रेशर के अंदर है अर्निंग्स को, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स को मीट करने के लिए यानी अचीव करने के लिए, तो जो रिस्क है मैनेजमेंट का कि वो इन्फ्लुएंस करेगा सेल्स को इम्प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड करके रेवेन्यू को रिलेटेड टू द सेल्स एग्रीमेंट विद द टर्म्स, और सेल्स एग्रीमेंट जो भी टर्म्स है उसको ध्यान में रखते हुए द प्रिक्लूड रेवेन्यू रिकॉग्निशंस। ये क्या करेगा? प्रिक्लूड करेगा मतलब वायलेट करेगा किसको? रेवेन्यू रिकॉग्निशंस को, जो कि हमारा एएस है उसको। और बाय इनवॉइसिंग द सेल्स बिफोर द शिपमेंट, या तो इनवॉइस करेगा वो सेल्स को शिपमेंट से पहले, यानी शिपमेंट अभी तो आई नहीं है और सेल्स को रिकॉर्ड कर देगा। इन दिस सर्कमस्टेंसेस, इस सर्कमस्टेंसेस में ऑडिटर्स जो है वो चाहे तो फॉर एग्जांपल डिज़ाइन द एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर, वो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले सकता है सिर्फ कंफर्म करने के लिए नहीं कि अमाउंट कितनी है आउटस्टैंडिंग, बट लेकिन वो कंफर्म भी कर सकता है डिटेल्स ऑफ द सेल्स एग्रीमेंट के, सेल्स एग्रीमेंट क्या हुआ है एंटिटी जिसका वो ऑडिट कर रहा है एंड जो कंफर्मिंग पार्टी है उससे। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है डेट, यानी डेट भी मंगा सकता है। कोई भी राइट्स या तो राइट्स ऑफ रिटर्न्स, यानी जो सेल्स किया गया है उसका रिटर्न्स की पॉलिसीज़ क्या होगी वो सब भी मंगा सकता है। डिलीवरी टर्म्स, क्या डिलीवरी टर्म्स पे होगी वो सब भी कंफर्म करवा सकता है। इन एडिशंस ऑडिटर्स फाइंड कर सकता है इफेक्टिव ऑफ द सप्लीमेंट सच एज एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स विथ इंक्वायरीज ऑफ द नॉन फाइनेंशियल पर्सन से इंक्वायरीज करके भी वो ये चीज़ें देख सकता है इन दी एंटिटीज़ के अंदर रिगार्डिंग कोई भी अगर चेंज होता है सेल्स एग्रीमेंट में एंड डिलीवरी टर्म्स के अंदर। ऑब्टेन करना है ऑडिट एविडेंस सब्सटेंटिव प्रोसीजर से, जो ऑडिटर कंसर्न करता है कि फॉलोइंग असर्शंस उसको देखने पड़ेंगे। कौन असर्शंस क्या होते हैं? तो असर्शन रेफर करता है रिप्रेजेंटेशंस बाय द मैनेजमेंट, या तो एक्सप्लिसिट होंगे या तो अदरवाइज होंगे। दैट आर एम्बोडेड, जो एम्बोडेड होते हैं मतलब लगाए गए होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, यूज्ड किया जाता है ऑडिटर के द्वारा कंसिडर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट। इसको यूज़ किया जाता है ताकि ऑडिटर क्या कर पाए, समझ पाए कि क्या कोई पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है ना, अकड़ तो नहीं हुए ना। द यूज़ ऑफ द असर्शन का यूज़ कहाँ होता है? तो रिप्रेजेंटेशंस के अंदर होता है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिप्रेजेंटेशंस करते हैं उसके अंदर असर्शंस का यूज़ होता है। वो इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ है ना। मैनेजमेंट इम्प्लिसिटी या तो एक्सप्लिसिटी करता है असर्शंस को।
किसके रिगार्डिंग में, रिकॉग्निशंस के रिगार्डिंग में, मीजल्स के रिगार्डिंग में, प्रेजेंटेशंस के रिगार्डिंग में, डिस्क्लोजर्स के रिगार्डिंग में ऑफ द वेरियस एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एंड वो रिलेट करता है डिस्क्लोजर्स को। असर्शंस और यूज्ड होते हैं ऑडिटर को कंसिडर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट, यानी ऑडिटर इससे मिस स्टेटमेंट भी देख पाता है जो कि अकर्ड हुए हैं। फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी, फॉल इनटू द 3 फॉलोइंग कैटेगरीज, नीचे 3 कैटेगरीज दिए गए हैं, उसके अंदर से हमको मिस स्टेटमेंट पता पड़ पाती है। असर्शंस अबाउट द क्लासेस ऑफ द ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, क्लासेस ऑफ द ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स फॉर द पीरियड के लिए नीचे दिए गए हैं। यानी अगर हम लोग क्लासेस ऑफ द ट्रांजेक्शन्स और इवेंट को अगर देख रहे हैं तो उसमें कौन कौन से असर्शन आते हैं वो हमको चेक कैसे करना पड़ेगा, तो ये सारे नीचे दिए गए असर्शंस हैं, इनको चेक करना होता है। अकरेंस, जो भी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट है जो कि रिकॉर्ड किए गए हैं, क्या वो अकर्ड हुए हैं एंड पर्टेन करते हैं, क्या वो एंटिटी के ही हैं, पर्टेन टू द एंटिटी। कंप्लीटनेस, सारे ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, सारे ट्रांजेक्शन्स और इवेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, कुछ छूटा तो नहीं है ना। जो भी ट्रांजेक्शन्स सारे ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स थे उनको रिकॉर्ड करना था और वो रिकॉर्ड किए गए हैं, कुछ भी छूटा नहीं है। एक्यूरेसी, जो अमाउंट एंड द अदर डेटा रिलेट करेंगे रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स एंड द इवेंट्स को, वो भी रिकॉर्ड किए गए हैं प्रॉपरली, यानी जो भी अमाउंट या तो डेटा अदर डेटा जो रिकॉर्ड करने चाहिए थे ट्रांजेक्शन्स या तो इवेंट्स को, वो भी प्रॉपरली रिकॉर्ड किए गए हैं। कट ऑफ, ट्रांजेक्शन्स एंड द इवेंट्स जो भी रिकॉर्डेड इन करेक्ट अमाउंट इन करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, यानी ऐसा तो नहीं है ना कि एक अकाउंटिंग पीरियड का दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड कर दिया ट्रांजेक्शन्स या तो इवेंट, ऐसा तो नहीं है ना। वैसा भी देखना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट जो रिकॉर्ड हैं वो करेक्टली अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं। क्लासिफिकेशन, ट्रांजेक्शन्स इवेंट्स जो कि रिकॉर्डेड हैं प्रॉपर अकाउंट के अंदर, यानी ऐसा तो नहीं है ना कि कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस में डाल दिया, ऐसा तो नहीं किया ना, प्रॉपरली उसका क्लासिफिकेशंस किया गया है ना अकाउंट्स का। एसल्शंस अबाउट द अकाउंट बैलेंस फॉर एट द पीरियड एंड, यानी बैलेंस शीट की बात होगी यहाँ पर। एसल्शंस अकाउंट बैलेंस का, यानी अकाउंट का जो भी बैलेंस है पीरियड एंड पे, उसकी एसल्शंस के अंदर क्या क्या चेक करना होता है। एग्जिस्टेंस, असेट लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी इंटरेस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, राइट एंड ऑब्लिगेशन, एंटिटीज होल्ड कर रही है ना, उसको कंट्रोल कर रही है ना, उसके पास ही राइट है ना असेट्स का, एंड लायबिलिटीज़ जो भी ऑब्लिगेटिंग कर रहे हैं पार्टीज एंटिटीज़ को। कंप्लीटनेस, सारे असेट लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना था, वो रिकॉर्ड हो चुके हैं ना। वैल्यूएशंस एंड अलोकेशंस, असेट लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी इंटरेस्ट जो इंक्लूड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, प्रॉपर अमाउंट एंड एनी रिजल्टिंग वैल्यूएशंस या तो अलोकेशन एडजस्टमेंट भी प्रॉपरली रिकॉर्ड किए गए हैं ना, यानी सारे एसेट्स लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी इंटरेस्ट इसके जो इंक्लूड किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो प्रॉपरली अमाउंट किए गए हैं ना, मतलब प्रॉपर वैल्यूएशन पे उसको रखा गया है ना, एंड उसकी वैल्यूएशंस अलोकेशंस का एडजस्टमेंट भी प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है ना। असर्शंस अबाउट द प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर्स, प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर्स के असर्शंस क्या होते हैं, तो अकरेंस एंड द राइट्स एंड द ऑब्लिगेशंस, डिस्क्लोज्ड इवेंट्स, ट्रांजेक्शंस एंड अदर मैटर्स अकर्ड, जो अकर्ड है एंड जो पर्टेन करती है एंटिटीज़ को। कंप्लीटनेस, सारे डिस्क्लोजर्स को इंक्लूड किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंक्लूड करने चाहिए थे। क्लासिफिकेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस जो कि अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस को अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, डिस्क्लोज किया गया है एंड जो क्लियरली एक्सप्रेस्ड हैं। एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, फाइनेंशियल्स एंड अदर इन्फॉर्मेशंस डिस्क्लोज किए गए हैं फेयरली एंड अप्रोप्रिएट अमाउंट पर। ऑडिटर यूज़ कर सकता है, ऑडिटर चाहे तो यूज़ कर सकता है असर्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए या तो एक्सप्रेस करने के लिए। डायरेक्टली प्रोवाइडेड ऑल द एस्पेक्ट्स डिस्क्राइब्ड, जो भी ऊपर एस्पेक्ट्स डिस्क्राइब किए गए हैं उसका वो यूज़ कर सकता है अपना ओपिनियन को करने के लिए। फॉर एग्जांपल ऑडिटर्स चूज़ कर सकता है कम्बिनेशन असर्शंस का एंड अबाउट द ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट का विद द असर्शंस अबाउट द अकाउंट बैलेंस, यानी दोनों को क्या कर सकता है वो कंबाइन असर्शंस दोनों का चेक कर सकता है, ऑडिटर चूज़ कर सकता है। व्हेन मेकिंग द असर्शन, जब असर्शन किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सर्टेन एंटिटीज़ का स्पेशली फॉर एग्जांपल के अंदर गवर्नमेंट है जहाँ पर मेजर स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, गवर्नमेंट क्या है मेजर स्टेक होल्डर है, मतलब गवर्नमेंट जहाँ पर होती है वहाँ पर असर्शंस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑडिटर के द्वारा चेक करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पर मेजर स्टेक होल्डर है। इन एडिशंस टू दोज असर्शन
इन असर्शंस के अलावा भी जो भी पैराग्राफ ऊपर दिए गए मतलब असर्शंस जो हैं प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर्स के, और जो 3 असर्शंस दिए गए हैं ऊपर क्लासिफिकेशंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स के, अकाउंट बैलेंस के, ये सब भी देखे जाते हैं। इलाबरेट करते हैं इसको 2 इलस्ट्रेशंस लेकर। एग्जांपल के तौर पे जब हम लोग फाइंड करते हैं बैलेंस शीट के अंदर आइटम्स जो करंट असेट्स के अंदर है, कौन सी आइटम है वो कैश इन हैंड है, उसके अंदर 8,000 रुपये हैं, तो ये ऑब्वियस है कि असर्शंस किया जाता है कि तुरंत ही ऑडिटर के माइंड में आएगा, या तो जो भी यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके माइंड में क्या आएगा कि जो फर्म है वो कंसर्न करती है 8,000 रुपये इन हैंड, मतलब फर्म के पास 8,000 रुपये हैं एंड वैलिड नोट के अंदर है, कॉइन्स के अंदर हो सकते हैं, बैलेंस शीट डे पे यानी 31 मार्च पे क्या हो सकता है उनके पास फिजिकल फॉर्म में वो हो सकते हैं कैश के अंदर, कॉइन्स करंट नोट्स के अंदर एंड कॉइन्स के अंदर। कैश जो है वो फ्री एंड अवेलेबल है फॉर एक्सपेंडिचर्स टू द फर्म, यानी फ्रीली अवेलेबल है वो एक्सपेंस करने के लिए फर्म को। बुक्स ऑफ द अकाउंट्स है वो बता रहे हैं कैश बैलेंस जो कि आइडेंटिकल है अमाउंट एट द एंड ऑफ द डे ऑन विच द बैलेंस शीट इज़ ड्रॉन अप, यानी वो अकाउंट से भी मिल रहा है, फिजिकल्स जो भी हमने काउंट किए है वो सब 31 तारीख को। एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट के ऊपर है 2 लाख, लेस किया गया है डेप्रिसिएशन टिल द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर 70,000 और डेप्रिसिएशन करंट ईयर का 13,000 दिया गया, टोटल डेप्रिसिएशन 83,000 का आ रहा है और नीचे वैल्यू आ रही है 1,17,000 की, ये WDV है। असर्शंस जो है वो इसके अंदर क्या हो सकते हैं कि फर्म ओन कर रही है प्लांट मशीनरी, यानी प्लांट एंड मशीनरी फर्म की है। हिस्टोरिकल कॉस्ट पर प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 2 लाख रुपये की है। प्लांट एंड मशीनरी फिजिकली एग्जिस्ट करती है। असेट्स जो है वो यूटिलाइज किए गए हैं बिजनेस के लिए ही, कंपनी प्रोडक्टिवली यानी कंपनी का प्रोडक्शन के लिए ये एसेट्स को यूज़ किया गया है, बिज़नेस के अंदर ही वो यूटिलाइज किए गए हैं। टोटल चार्जेस जो है डेप्रिसिएशन के इस असेट के ऊपर वो कितने हैं 83,000 के हैं टिल डेट तक, ऑन विच 13,000 जिसमें से 13,000 के जो चार्जेस है वो करंट ईयर के हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द अकाउंट इज़ ड्रॉन अप, जिस पीरियड के अकाउंट ड्रॉन अप किए गए हैं उस पीरियड के जो अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन है वो भी कैलकुलेट किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द कैलकुलेशंस, जो कैलकुलेशंस दी गई है उसके हिसाब से किया गया है और वो करेक्ट है। टू फॉलो दी फ्रॉम दी अबाउट 2 इलस्ट्रेशन, ऊपर के 2 इलस्ट्रेशन से हमको पता चल गई कि असर्शन जो है वो इम्प्लाइड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। असर्शन जो है वो जनरली इम्प्लाइड होते हैं एंड स्पेसिफिकली वो हमको बताते हैं some explicit assertions लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक्सप्लिसिट असर्शंस होते हैं जो कि फाइंड आउट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एक्सप्लिसिट असर्शंस जो होते हैं वो किए जाते हैं जब रीडर्स जो है वो लेफ़्ट कर जाते हैं एंड इनकम्प्लीट पिक्चर्स, यानी रीडर्स को पता नहीं चलती ये सारी चीज़ें देखकर, तब जाकर हम लोग क्या नापते हैं वहाँ पर एक्सप्लिसिट असर्शंस भी नापते हैं। मतलब इसके अंदर हम लोग एक्सप्लिसिट का मतलब लिख कर बताते हैं उसको। इट मे इवन बी मिसलीडिंग, जब मिसलीडिंग जैसा कुछ होता है तब हम लोग एक्सप्लिसिट असर्शंस भी नापते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर्मर कैटेगरी में बी फाउंड इन द फॉलोइंग आइटम्स इन द लायबिलिटी साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट। सिक्योर्ड लोन 4 लाख की है, तो ये डिस्क्राइब नहीं करता, ये मतलब ये हमको बताता नहीं है कंप्लीट पिक्चर्स। इस वी डू नॉट नो, हमको पता नहीं चलती इसके अंदर, मतलब यहाँ पर इम्प्लिसिट असर्शंस हमको पता नहीं चलती, क्या क्या चीज़ें पता नहीं चलती कि कौन किसके नाम पे है। मतलब ये जो लोन है सिक्योर्ड लोन है 4 लाख रुपए की, ये नेम ऑफ़ द लेंडर मतलब किसके नाम पे है वो हमको पता नहीं चलती। इफ़ इट इज़ रिलेवेंट, अगर ज़रूरी है तो हमको पता करना। नेचर ऑफ़ द सिक्योरिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड, इसके अगेंस्ट में क्या सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की गई वो भी हमको पता नहीं चलती। रेट क्या है इसका इंटरेस्ट का जो कि पेएबल है वो भी हमको पता नहीं चलती। स्पेसिफिक मेंशंस जो कि रिक्वायर्ड होता है इन थिंग्स के अंदर प्रॉपर एप्लीकेशंस ऑफ द आइटम्स के लिए एंड फाइनेंशियल पोजीशंस के लिए वो भी हमको पता नहीं चलती। नेगेटिव असर्शंस देखते हैं, नेगेटिव असर्शंस एनकाउंटर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये एक्सप्लिसिट हो सकते हैं या तो इम्प्लाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर स्टेट किया जाता है कि कोई कंटीजेंट लायबिलिटीज़ कोई कंटीजेंट लायबिलिटीज़ नहीं है तो ये एक्सप्रेस करता है नेगेटिव असर्शंस। इट वुड बी एन एक्सप्रेस एज नेगेटिव असर्शन, इसको नेगेटिव असर्शन कहेंगे। अदर एंड पर अगर हम लोग देखें तो बैलेंस शीट के अंदर कोई आइटम्स बिल्डिंग की नहीं है तो ये क्या है, इम्प्लाइड
इम्प्लाइड नेगेटिव असल्शंस है कि जो एंटिटी है वो ओन नहीं कर रही है बिल्डिंग को बैलेंस शीट डेट पे। एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेन करता है ओवरऑल रिप्रेजेंटेशंस, यानी रिप्रेजेंटेशंस उसके अंदर होते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एडिशंस के अंदर अगर हम लोग देखें तो स्पेसिफिक असर्शंस भी यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। एंड इनकम स्टेटमेंट परपोर्ट क्या करता है, प्रेजेंट करता है वो रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशंस, रिजल्ट क्या आता है ऑपरेशंस का वो इनकम स्टेटमेंट बताता है। बैलेंस शीट परपोर्ट प्रेजेंट क्या करती है, फाइनेंशियल पोजीशंस। ऑडिटर का ओपिनियन टिपिकली डायरेक्ट करता है ओवरऑल रिप्रेजेंटेशंस को, लेकिन फॉर्मुलेट एंड ऑफ्टेन ओपिनियन, जिससे वो ओपिनियन बना पाएगा कि ओवरऑल ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट क्या है। उसको इंक्वायरी भी करनी पड़ती है ट्रूथ को जानने के लिए, स्पेसिफिक असर्शंस को जानने के लिए। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, यानी कैसे है वो एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है, बोथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन सब के अंदर उसको इंक्वायरी करनी पड़ती है पहले। इंडिविजुअल जजमेंट्स जो होता है, मतलब प्रोफेशनल जजमेंट्स जो होता है, इंडिविजुअल जजमेंट्स होता है, यानी यूज़र्स का जो जजमेंट होता है स्पेसिफिक असर्शंस के लिए, क्या वो अराइव कर रहा है एट अ जजमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, यानी यूज़र्स के कितना समझ पा रहे हैं असर्शंस को, वो भी ऑडिटर्स को देखना पड़ता है। सम ऑब्जर्वेशंस अबाउट द ऑडिट एविडेंस, जो कि हेल्प करेगा ऑब्टेन करने के लिए, मतलब इन असर्शंस को ऑब्टेन करने के लिए हेल्प करेगा। कैसे ऑब्जर्वेशन से हम लोग पता कर पाएंगे, तो नथिंग मिस्टीरियस अबाउट द एविडेंस, कुछ भी मिस्टीरियस नहीं होना चाहिए एविडेंस के रिलेशंस में जो ऑडिटर ऑब्टेन कर रहा है, एंड विच ही रिलाइज, और जिस पे वो रिलाई करने वाला है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो ऑब्टेन की जाती है इंटेलिजेंट एफर्ट से, लेकिन सारी कॉमन सेंस वेराइटीज़ होनी चाहिए, मतलब कॉमन सेंस होना चाहिए उसके अंदर। अगर कोई भी एविडेंस वो ऑब्टेन कर रहा है तो उसके अंदर उसको क्या देखना पड़ेगा कि कॉमन सेंस वाला एविडेंस उसको मिलना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए इन्फॉर्मेशंस, कुछ भी क्रिस क्रॉस नहीं होनी चाहिए, यानी जो समझ में ना आए वैसे नहीं होनी चाहिए, कॉमन सेंस वाली होना चाहिए। एविडेंस वेराइज करता है रिलायबिलिटीज़ के ऊपर जब ऑडिटर रिकैलकुलेट करता है सर्टेन फिगर्स, यानी एविडेंस कैसे मिलेगा उसको, जब वो रिकैलकुलेट करेगा सर्टेन फिगर्स को, लाइक डेप्रिशिएशंस को वो रिकैलकुलेट करेगा, इन्वेंटरी वैल्यूएशंस को देखेगा, रिकैलकुलेट करेगा। ही में कम्प्लीटली कन्विंस्ड, वो कन्विंस होना चाहिए रिलायबिलिटी ऑफ द कंपनीज फिगर से। इंफॉर्मेशन जो कि सप्लाइड की गई है एम्प्लॉयज़ के द्वारा वो रिलायबल नहीं होती, उसको हम लोग रिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंस नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट जो है एम्प्लॉयज़ का वो हो सकता है कि वो लोग कंसील करना चाह रहे हों रेदर देन वो लोग रिवील करना चाह रहे हों ट्रूथ को, मतलब वो लोग छुपाना चाह रहे हों और सच बाहर आने नहीं देना चाह रहे हो, वैसा है यहाँ पर। दिस सजेशंस मस्ट ऑलवेज बीन अलर्ट, यहाँ पर एडिटर को अलर्ट रहना पड़ेगा रिलेवेंट रिलायबिलिटीज़, मतलब किसी पर भी रिलायबल रहने से पहले डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एविडेंस, मतलब जो भी वो एविडेंस ले रहा है उसके अंदर उसको क्या रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, उसकी रिलायबिलिटीज़ को भी चेक करना पड़ेगा। सम एविडेंस जो होते हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं ऑब्टेन करने के लिए अदर्स से, रिलेटिवली ईजी टू पुट द क्वेश्चंस टू द एम्प्लॉयज़, ये बहुत ईजी हो जाता है जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं एम्प्लॉयज़ को जो कि इनसाइड द कंपनीज़ है। ईजी होता है एग्ज़ामिन करने के लिए इन्वेंटरीज जो कि हमारे पास पड़ी है, ऑन हैंड है, मतलब एंटिटीज़ के पास पड़ी है, उसको एग्ज़ामिन करने का इन्वेंटरीज को ईजी हो जाता है। लेकिन ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर इन्वेंटरी स्टोर्स के अंदर पड़ी है कहीं और। इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड, ये रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है कि जो अवेलेबल एविडेंस है वो परसुएसिव होते हैं रेदर देन कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होते, परसुएसिव होते हैं। परसुएसिव मतलब कि रिलेटिव, मतलब हाईली रिलेटिव, और कंक्लूसिव मतलब वो होते हैं कि पूरे करेक्ट एविडेंस, हम परसुएसिव एविडेंस लेते हैं, हम कंक्लूसिव एविडेंस नहीं लेते। इन द गिवन ओपिनियन के अंदर ऑडिटर्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो कैलकुलेट करेगा रिस्क को जो वो ले रहा है, गेट द बेस्ट एविडेंस, ताकि वो ले पाए बेस्ट एविडेंस रीजनेबली जो अवेलेबल है फॉर्म्स ऑफ द जजमेंट लगा कर। ऑडिटिंग जो है वो वेरी डिफ़िकल्ट है एट द टाइम इम्प्रैक्टिकेबल टू ऑब्टेन द कंक्लूजन एविडेंस। ऑडिटिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है जब ये इम्प्रैक्टिकेबल होता है ऑडिट एविडेंस को लेना, मतलब
ऑडिट एविडेंस से नहीं ले पाता है, इम्प्रैक्टिकेबल है, तब ऑडिट बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। किसके लिए? बोथ, दोनों के लिए, अकाउंट ऑफ द टाइम्स एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट के लिए। मतलब यहाँ पर इनहेरेंट लिमिटेशंस की बात कर रही है, बोथ अकाउंट्स के टाइम के लिए, यानी कितना टाइम लगाना है और कितना कॉस्ट लगेगा, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। दिस एक्सप्लेन्स द ऑडिटर्स गिव एन ओपिनियन। ये हमको एक्सप्लेन करता है कि ऑडिटर कैसे अपना ओपिनियन देगा, रेदर देन सम ऑफ काइंड ऑफ द गारंटीज़ या तो सर्टिफिकेट। गारंटीज़ और सर्टिफिकेट नहीं देना है ओपिनियन के अंदर, सम काइंड ऑफ द गारंटीज़ नहीं देनी है, सर्टिफिकेट नहीं देना है। गिव द ओपिनियन देना है, गारंटीज़ या तो सर्टिफिकेट नहीं देना है। ऑल इज स्टेट दैट केयरफुल एग्जामिन्स द वेरियस असर्शंस। उसको केयरफुली एग्जामिन करना पड़ेगा बहुत सारे असर्शंस को जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, जिससे वो ऑब्टेन करेगा एविडेंस, उसके प्रोफेशनल जजमेंट लगाकर एडिक्वेट या तो बेस्ट अवेलेबल जो भी एविडेंस होंगे वो निकाल के लाएगा। एंड ही हैज़ कंसिडर्ड, और उसको कंसिडर करना पड़ेगा एविडेंस जुडिशियली इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन। यानी जुडिशियल्स के अंदर अगर उसका कोई केस मिस हो जाता है तो वहाँ पर वही एविडेंस प्रेजेंट करेगा, तो वो कैसे प्रेजेंट कर पाएगा उसको कंसिडर करना पड़ेगा कि वो रिलायबल रहेंगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जब वो जुडिशियरी में प्रेजेंट करेगा। द ऑडिटर गेन करेगा इंक्रीज़ करने के लिए एश्योरेंस, जब ऑडिट एविडेंस जो है वो ऑब्टेन किया जाता है डिफरेंट सोर्स से, ऑफ द डिफरेंट सोर्स और डिफरेंट नेचर से अगर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो रहा है तो ये इंक्रीज़ कर देता है एश्योरेंस, मतलब एश्योरेंस बढ़ जाता है इसके अंदर। इस सर्कमस्टेंसेस के अंदर ऑब्टेन करता है क्यूमुलेटिव डिग्री ऑफ द एश्योरेंस हायर देन व्हाट इज अटैच टू द इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ द एविडेंस themselves। यानी इसमें ज़्यादा एविडेंस, ज़्यादा रिलायबिलिटी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो इंडिविजुअल आइटम्स के एविडेंस होते हैं उससे। ऑडिटर्स शुड थ्रू हिज एफर्ट्स ऑब्टेन द एविडेंस एंड बी ऑब्जेक्टिव इन इट्स इवेल्यूएशंस। ऑडिटर क्या करेगा? एफर्ट लगाएगा ऑब्टेन करने के लिए एविडेंस, एंड वो ऑब्जेक्टिव्स भी रहेगा, उसको इवेल्यूएट भी करेगा एविडेंस को। सिलेक्टिंग प्रोसीजर्स ऑब्टेनिंग एविडेंस, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। पॉसिबिलिटीज़ जो भी हो सकती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर, मटीरियल में स्टेटमेंट्स की सारी पॉसिबिलिटीज़ भी देखी जाती है। देयर शुड बी द रेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए कॉस्ट एंड ऑब्टेनिंग एंड एविडेंस के बिटवीन में। एंड यूज़फुलनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो भी ऑब्टेन की गई है उसको भी ध्यान में रखना होगा कि कितना यूज़फुल रहेगी वो इन्फॉर्मेशन जो भी ऑब्टेन की गई है। मेटल्स ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ एंड एक्सपेंस इन्वॉल्व इन टेस्टिंग द पर्टिकुलर आइटम्स, उसको भी ध्यान में रखना होगा उनको। उसके बाद आएगा ऑडिटर। जब ऑडिटर को ऐसा डाउट लगता है कि असर्शंस के अंदर, तो वो अटेम कर सकता है ऑब्टेन करने के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, ताकि वो रिमूव कर पाए उस डाउट को। यानी अगर ऑडिटर को डाउट लगता है, ऑडिटर को रीज़नेबल डाउट लगता है कोई भी असर्शंस के अंदर, तो वो क्या कर सकता है? तो वो क्या कर सकता है? उसको रिमूव कर सकता है एनी असर्शन यू शुड अटेम, ताकि मतलब ऑडिटर को अगर कोई डाउट लगता है असर्शंस के अंदर, तो ऑडिटर अटेम्प्ट कर सकता है उसको रिमूव करने के लिए जो भी डाउट है उसको, ताकि वो ऑब्टेन कर पाए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर वो रिमूव नहीं कर पाता है तो अगर वो रिमूव नहीं कर पाता है या तो वो ऑब्टेन नहीं कर पाता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो उसको एक्सप्रेस नहीं करना है अनक्वालिफाइड ओपिनियन। ही शुड नॉट एक्सप्रेस एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन। उसको अनक्वालिफाइड ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं करना है, मतलब उसको फिर उस केस में क्या देना होगा? क्वालिफाइड ओपिनियन देना होगा। टाइप्स ऑफ द ऑडिट एविडेंस, ये डिपेंड करेगा नेचर्स के ऊपर। नेचर्स के अंदर क्या आता है? तो विजुअल्स हो सकता है, ओरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है। डिपेंड अपॉन द सोर्स के अंदर देखेंगे तो इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है। विजुअल के अंदर एग्जांपल दिया गया है कि ऑब्जर्व करना है फिजिकल वेरिफिकेशंस ऑफ एन इन्वेंटरी जो कि कंडक्ट किया जा रहा है क्लाइंट के स्टाफ के द्वारा। ओरल के अंदर क्या हो सकता है? इसके अंदर डिस्कस किया जाता है मैनेजमेंट से एंड वेरियस ऑफिसर्स से ऑफ द क्लाइंट। डॉक्यूमेंट्री के अंदर क्या होता है? तो फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट, लोन एग्रीमेंट या तो सेल्स बिल्स एक्सेट्रा। डिपेंड अपॉन द सोर्स के अंदर देखेंगे तो इंटरनल, अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस विच ओरिजिनेट्स, ये जो एविडेंस है ये ओरिजिनेट होता है, मतलब आता है कहाँ से? ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर से ही। बीइंग द ऑडिट, जब ऑडिट कर रहे हैं तब
इसको बोलेंगे इंटरनल एविडेंस। इसके अंदर क्या आता है, तो सेल्स इनवॉइस, कॉपीज़ ऑफ द सेल्स चालान एंड फॉरवर्डिंग नोट्स, गुड्स रिसीव्ड नोट्स, इंस्पेक्शंस रिपोर्ट, कॉपीज़ ऑफ द कैश मेमोज, डेबिट एंड द क्रेडिट नोट्स एक्सेट्रा। एक्सटर्नल्स में क्या आएगा, तो एविडेंस जो ओरिजिनेट होता है आउटसाइड द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल एविडेंस। इसमें क्या आएगा, तो परचेज इनवॉइस, सप्लायर्स चालान्स एंड द फॉरवर्ड नोट्स, डेबिट एंड द क्रेडिट नोट्स कमिंग फ्रॉम द पार्टीज, कोटास, कन्फर्मेशंस एक्सेट्रा। ऑडिट सिचुएशंस के अंदर, ऑडिट जब हम लोग कर रहे हैं उस सिचुएशंस के अंदर बल्क ऑफ द ऑडिट, बल्क ऑफ द एविडेंस जो होता है, बल्क एविडेंस जो होता है वो ऑडिटर को मिलता है इंटरनल नेचर से, मतलब एंटिटीज़ के अंदर से ही मिलता है बल्क एविडेंस। सब्सटेंशियल एक्सटेंशियल एविडेंस, मतलब जो बाहर से मिलने वाला एविडेंस है वो ऑडिटर को अवेलेबल हो सकता है जब वो ओरिजिनल ऑफ द इंटरनल एविडेंस द क्लाइंट एंड स्टाफ हैव कंट्रोल। इंटरनल के अंदर तो क्या होगा, इंटरनल के अंदर तो क्लाइंट के स्टाफ का कंट्रोल रहता है, मतलब वो लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल एविडेंस होता है वो हाईली रिलायबल होता है, उसके अंदर कोई मैनिपुलेशंस का चांस नहीं होता। केयरफुली पुटिंग द रिलायंस ऑन द एविडेंस, द ऑडिटर को केयरफुली रिलायंस करना पड़ेगा एविडेंस के अंदर। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट दे आर सस्पेक्टेड, मतलब ऑडिटर को यही सस्पेक्ट करके नहीं चलना है कि जो एविडेंस मिल रहा है वो क्या है, रिलायबल नहीं है। बट द ऑडिटर हैज़ टू अलाउ द पॉसिबल मैनिपुलेशन, लेकिन ऑडिटर को ये भी ध्यान में रखना होगा कि क्या क्या मैनिपुलेशन हो सकते हैं। क्रिएशंस ऑफ द फॉल्स एंड मिसलीडिंग एविडेंस, हो सकता है कि जो भी स्टाफ है वो क्या करेगा, फॉल्स या तो मिसलीडिंग एविडेंस दे सकता है, या तो एक्सटर्नल जो एविडेंस होता है वो कंसिडर किया जाता है कि ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि वो कहाँ से आता है, थर्ड पार्टी से आता है। नॉर्मली जहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं होता मैनिपुलेशंस का, यानी थर्ड पार्टी को इतना इंटरेस्ट नहीं होता मैनिपुलेशंस करने के लिए ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस ऑफ द अदर्स, दूसरे का। अगर रीज़नेबल कोई डाउट आता है इंडिपेंडेंसी को लेकर थर्ड पार्टी के अंदर, जो प्रोवाइड करेगी कि हो सकता है वो भी मटेरियल एविडेंस ना प्रोवाइड करे, तो एग्जांपल के तौर पे अगर इनवॉइस जो है अगर वो एसोसिएटेड है, मतलब अगर थर्ड पार्टी जो है वो एसोसिएटेड है, या अगर हम लोग ऐसा बोले कि थर्ड पार्टी जो है वो एसोसिएटेड है, यानी एंटिटीज़ के साथ एसोसिएटेड है थर्ड पार्टी, वो जो मतलब कि अगर जो कन्फर्मिंग पार्टी है वो रिलेटेड पार्टी है या एसोसिएट पार्टी है, तो उसके अंदर हमको विजिलेंस रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा विजिलेंस, यानी उसके अंदर भी हमको रिलायबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है ऑडिट एविडेंस की। ऑर्डिनरी रूल जो है ऑडिटर का वो क्या है, मैच करना है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एविडेंस को एज़ फार एज प्रैक्टिकेबल, जितना प्रैक्टिकेबल हो सके इतना। इसीलिए तो हम लोग कंक्लूसिव एविडेंस नहीं देते, हम लोग क्या देते हैं, हम लोग कंक्लूसिव एविडेंस इसीलिए हम लोग नहीं देते, हम लोग परसुएसिव एविडेंस लेते हैं। वेयर द एक्सटर्नल एविडेंस इज़ नॉट रेडिली अवेलेबल टू द मैच, अगर एक्सटर्नल एविडेंस जो है वो मैच नहीं हो रहे हैं, तो ऑडिटर को देखना पड़ेगा कितने एक्सटेंट्स तक वेरियस इंटरनल एविडेंस कोलैबोरेट कर रहे हैं उससे, यानी अगर एक्सटर्नल एविडेंस मैच नहीं हो रहे हैं तो ऑडिटर को क्या चेक करना पड़ेगा कि कितना मैच हो रहा है, सिर्फ इतना ही उसको देखना पड़ेगा, कितना कोलैबोरेट कर रहा है हर एक्सटर्नल एविडेंस किससे कोलैबोरेट कर रहा है, एक्सटर्नल एविडेंस इंटरनल एविडेंस से कितने कोलैबोरेट कर रहे हैं, सिर्फ वही देखना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं, एन ऑडिट टीम मेंबर ऑफ द ऑडिट ऑफ द एक्सट्रीमली जीनियस लिमिटेड वॉज ऑफ द व्यूज़ दैट जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए जाते हैं इंटरनली फ्रॉम विद इन द कंपनी अंडर द ऑडिट, मतलब ऑडिट के दरमियान में वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, किससे वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं फ्रॉम द रिलायबल पॉइंट ऑफ द व्यू एज़ कम्पेयर टू किससे, ऑडिट एविडेंस जो कि ऑब्टेन किए गए हैं एक्सटर्नली, एज जो एविडेंस होता है वो ऑब्टेन किए जाते हैं इंटरनली, जो कि ऑब्टेन किए गए हैं फ्रॉम द कंपनीज हुज ऑडिट इज़ बीइंग कंडक्टेड, जिसका ऑडिट कंडक्ट किया गया है। हमारा व्यूज़ बताइए ऑडिट ऑफ द एक्सट्रीमली जीनियस लिमिटेड का, ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन किए जाते हैं एक्सटर्नली वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं, रिलायबल पॉइंट होते हैं फ्रॉम द रिलायबल पॉइंट ऑफ द व्यू, क्योंकि और वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं क्योंकि ज़्यादा रिलायबल होते हैं किससे, एज़ कम्पेयर टू दोज विच ऑब्टेन इंटरनली, जो ऑब्टेन किए गए हैं इंटरनली से उससे ज़्यादा रिलायबल होते हैं
द रीज़न, इसका रीज़न्स ये है कि जो एविडेंस, जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए गए हैं एक्सटर्नली, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यूज़ ऑफ द रिलायबिलिटी इसके व्यूज़ के ऊपर से, एंड वो वेरी लो रिस्क के होते हैं, दैट दे कैन ऑल्टर, मतलब ऑल्टर नहीं होंगे वो, उसका बहुत ही कम रिस्क है, और चेंज भी नहीं होंगे वो, उसका भी बहुत ही कम रिस्क है। रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, जब ऑडिट एविडेंस प्राइमरीली ऑब्टेन किए जाते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स के द्वारा, जो कि परफॉर्म की गई है कोर्स ऑफ द ऑडिट के अंदर, तो इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि इन्फॉर्मेशन जो ऑब्टेन की गई है अदर सोर्स से। एग्जाम्पल के तौर पर प्रीवियस ऑडिट के अंदर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस हुए थे, एंड फॉर्म्स की क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स जो है क्लाइंट एक्सेप्ट करके बैठा एंड कंटिन्यूस कर रहा है, द क्वालिटी ऑफ ऑल द ऑडिट एविडेंस अफेक्ट करेंगे रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटीज़ के ऊपर ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो कि बेस्ड करेगी ओपिनियन के लिए। रिलेवेंस के अंदर क्या आता है, तो ये डील करता है लॉजिकल कनेक्शंस के साथ, या तो ब्रिंगिंग अप द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, कैसे ऑडिट प्रोसीजर्स का पर्पस किया जाएगा, किस पर्पस के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स किए जाएंगे, एंड जहाँ पर अप्रोप्रिएट होता है असर्शंस को भी कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर रिलेवेंस इंफॉर्मेशन जो है उसको यूज़ किया जाता है ऑडिट एविडेंस को लेने के लिए, जो कि अफेक्ट करेगा डायरेक्शंस ऑफ द टेस्टिंग, इससे हमको पता चलेगा कितना टेस्ट करना है हमको। फॉर एग्जांपल, अगर पर्पस जो होता है ऑडिट प्रोसीजर्स का वो टेस्ट करना है ओवर स्टेटमेंट्स इन द एग्जिस्टेंस या तो वैल्यूएशंस ऑफ द अकाउंट पेबल कि कितना ओवर स्टेटेड है, तो टेस्ट जो है रिकॉर्ड किया जाएगा कि अकाउंट्स पेबल्स जो हैं वो कितने रिलेवेंट है ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए। ऑन दी अदर एंड अगर हम लोग देखें तो टेस्टिंग जो है अंडर स्टेटमेंट्स की इन द एग्जिस्टेंस या तो वैल्यूएशंस ऑफ द अकाउंट पेबल, तो उसके अंदर टेस्ट किया जाएगा कि रिकॉर्डेड अकाउंट्स पेबल्स जो हैं वो रिलेवेंट, क्या वो रिलेवेंट नहीं है, बट जो टेस्टिंग है इंफॉर्मेशंस की वो सब्सिक्वेंट डिस्बर्समेंट सच इन्फॉर्मेशंस एज सब्सिक्वेंट डिस्बर्समेंट, क्या उसका सब्सिक्वेंटली डिस्बर्समेंट किया गया है, यानी क्या उसको बाद में पे कर दिया गया है। अनपेड इन्वॉइसेस को देखा जाएगा, सप्लायर्स के स्टेटमेंट्स को देखा जाएगा, अनमैच्ड रिसीविंग रिपोर्ट्स को देखा जाएगा, ये सब रिलेवेंट होता है। गिविंग अ सेट ऑडिट प्रोसीजर्स, ये हमको प्रोवाइड करता है ऑडिट एविडेंस जो कि रिलेवेंट होता है। अगर हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ऑडिट एविडेंस मिलता है जो कि रिलेवेंट होता है सर्टेन असर्शंस के लिए, लेकिन वो दूसरे के लिए नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर इंस्पेक्शंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, हम लोग कलेक्ट करेंगे रिसीवेबल से पीरियड एंड पे ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड द वैल्यूएशंस के कितना क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है एंड कितनी उसकी वैल्यूएशंस है, लेकिन ये हमको कट ऑफ नहीं बताता। सिमिलरली जब हम लोग ऑब्टेन करते हैं ऑडिट एविडेंस पर्टिकुलर असर्शंस के लिए, फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्वेंटरीज के लिए, तो ये सब्सटीट्यूट नहीं करता है ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द अनदर असर्शंस। फॉर एग्जांपल्स, अगर वैल्यूएशंस ऑफ दैट इन्वेंटरीज ऑन द अदर हैंड, यानी वैल्यूएशन नहीं बताता इसके अंदर। अदर एंड के अंदर अगर हम लोग देखें तो एविडेंस जो होता है फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स या तो डिफरेंट नेचर्स का, वो भी रिलेवेंट होता है थोड़े असर्शंस, सेम असर्शंस के लिए। टेस्ट ऑफ द कंट्रोल से वो डिज़ाइन किए जाते हैं इवेल्यूएट करने के लिए कि वो ऑपरेट कर रहे हैं इफ़ेक्टिवली, यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को डिज़ाइन किए जाता है ताकि हम लोग इवेल्यूएट कर पाए कि जो कंट्रोल्स है वो ऑपरेट कर रहे हैं इफ़ेक्टिवली। इससे क्या होगा, एंड क्या वो प्रिवेंट कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं एंड करेक्ट कर रहे हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट को असर्शन लेवल पे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम लोग ऑब्टेन कर पाए रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि आइडेंटिफाई करना है कंडीशंस जो इंडिकेट करेगी परफॉर्मेंस कंट्रोल को, कि कंट्रोल्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कोई डेविएशंस है, इंडिकेट करता है डिपार्चर्स फ्रॉम द एडिक्वेट परफॉर्मेंस, जो प्रेजेंस या तो एब्सेंस होती है कंडीशंस की जो टेस्ट की जाती है ऑडिटर्स के द्वारा। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स उसको डिज़ाइन किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए मटेरियल मिस स्टेटमेंट असर्शन लेवल पे। ये कंप्राइज करता है टेस्ट ऑफ डिटेल, मतलब इसमें क्या आता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स आता है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आता है। डिज़ाइन किया जाता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है आइडेंटिफाइड करने के लिए कंडीशन जो कि ज़रूरी है, रिलेवेंट है, किस पर्पज़ के लिए टेस्ट करने के लिए, कि मटेरियल मिस टेस्ट करने के लिए, किसको टेस्ट करने के लिए मटेरियल कंस्टिट्यूट मिस स्टेटमेंट, क्या कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है ना उसको टेस्ट करने के लिए। इन द रिलेवेंट असर्शंस के अंदर रिलायबिलिटीज़
रिलायबिलिटी क्या होती है? तो ये इंफॉर्मेशन से जो कि यूज़ की जाती है ऑडिट एविडेंस, ऑडिट ये यूज़ की जाती है ऑडिट एविडेंस के तौर पे। देयरफॉर जो ऑडिट एविडेंस है वो खुद ही इन्फ्लुएंस करता है सोर्स एंड नेचर्स एंड सर्कमस्टांसेस को, जो ऑब्टेन करेगा कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशंस एंड द मेंटेनेंस जो कि ज़रूरी होता है, यानी कैसे कंट्रोल्स को प्रिपेयर किया गया है, उसको कैसे मेंटेन करा जा रहा है, वो भी हमको ऑब्टेन हो जाएगा। देयरफॉर जनरलाइजेशंस जो होता है रिलायबिलिटीज़ का, तो वेरियस काइंड ऑफ द ऑडिट एविडेंस को सब्जेक्ट करता है, यानी रिलायबिलिटीज़ जो होती है ऑडिट एविडेंस की वो किस पे सब्जेक्ट करता है कि इम्पोर्टेंट एक्सेप्शंस क्या है, सब्जेक्ट टू द इम्पोर्टेंट एक्सेप्शंस क्या है। इवन जब इंफॉर्मेशंस जो होती है अगर वो यूज़ की जाती है एज एन ऑडिट एविडेंस, तो अगर वो ऑब्टेन होती है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द एंटिटीज़ से, तो वो ज़्यादा रिलायबल होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो रिलायबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिट एविडेंस कैसे यूज़फुल रहते हैं, तो पहले दिया गया है कि रिलायबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिट एविडेंस इंक्रीज़ करते हैं जब वो ऑब्टेन किए जाते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स से या तो आउटसाइड ऑफ द एंटिटीज़ से। इंडिपेंडेंट सोर्स से जो कि आउटसाइड ऑफ द एंटिटीज़ है, मतलब एंटिटीज़ के बाहर से जो भी एविडेंस लिए जाते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स से, वो इंक्रीज़ कर देते हैं रिलायबिलिटीज़ को। रिलायबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिट एविडेंस जो कि जनरेटेड हैं इंटरनली, वो इंक्रीज़ करेंगे जब इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं तो क्या होंगे, जो इंटरनल एविडेंस हमको मिले हैं उसके ऊपर भी हम लोग रिलाई कर सकते हैं, वो उसका भी रिलायंस इंक्रीज़ हो जाता है। एविडेंस जो भी ऑब्टेन किए जाता है डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, मतलब एक्सटर्नल कन्फर्मेशन जो मिलता है डायरेक्टली ऑडिटर्स को, वो भी ज़्यादा रिलायबल होता है एज एन ऑडिट एविडेंस, डायरेक्टली या तो बाय इंटरफेरेंस, यानी इंटरफेरेंस भी हो सकता है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर इंक्वायरी अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द कंट्रोल की अगर इंक्वायरी की जाती है तो उससे भी जो एविडेंस मिलता है वो भी क्या होता है, ज़्यादा रिलायबल होता है ऑडिटर को। ऑडिट एविडेंस डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर पेपर या इलेक्ट्रॉनिक या तो अदर मीडियम्स के फॉर्म में होता है, वो भी ज़्यादा रिलायबल होते हैं दैन द एविडेंस जो कि ओरली मिले हैं, यानी ओरल से ज़्यादा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जो भी एविडेंस मिलते हैं ऑडिट एविडेंस पेपर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या तो अदर मीडियम्स में, वो भी ज़्यादा रिलायबल होते हैं। ऑडिट एविडेंस जो कि प्रोवाइड किए गए हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी ऑडिट एविडेंस जो होते हैं अगर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर हैं तो भी वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। किससे? अगर वो फ़ोटोकॉपीज़ के अंदर हैं या तो फेस मिल्स के अंदर हैं, या तो डॉक्यूमेंट्स जो फिल्म्ड किए गए हैं, डिजिटलाइज्ड हैं, या तो अदरवाइज़ ट्रांसफॉर्म्ड किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स के अंदर, इनसे ज़्यादा रिलायबल क्या होते हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं, विच में डिपेंड्स ऑन द कंट्रोल ओवर दर प्रिपरेशंस एंड मेंटेनेंस। और ये रिलायबिलिटीज़ और इनकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंट्रोल्स के ऊपर, उनके प्रिपरेशंस के ऊपर एंड मेंटेनेंस के ऊपर।